हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड कृष्णा सिंहदेव एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। तो हम लोग यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी के रिवीजन के लिए। आज यहाँ पर मैं काफी सारे चैप्टर्स के बेसिक से कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ आपको एंड देयर आर सम चैप्टर्स व्हिच आई विल बी रिवाइजिंग आल्सो। एंड हम कोशिश करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स हो सके हम यहाँ पर कवर अप कर लें, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। द ओनली मोटिवेशन टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज योर लाइक्स, योर सब्सक्रिप्शन एंड आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मैं बार बार आती रहूंगी। सो लेट्स कीप द टारगेट ऑफ दिस वीडियो लाइक्स का 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और देखते हैं कितने लोग इसे लाइक करते हैं। चलिए अब मैं आज क्या करने वाली हूँ उसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। आज हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब इससे पहले जो क्या चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था वो था कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे बच्चे जो जिनको मैं मेंटर करती हूँ मुझे ऐसा लगता है उनको देख करके कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है क्योंकि इसके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपने इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ कर लिए और इस बार तो 2 टर्म्स में एग्जाम हो गए तो पिछले वाले टर्म में आपने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया था, एग्जाम भी दे दिया, तो ये कॉन्सेप्ट्स अब रिवाइज हो रहे हैं। तो इस चैप्टर की उतनी डिटेल में स्टडी की जरूरत नहीं है जितना मैंने प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को बहुत डिटेल में जाके सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके गई थी। मुझे इस चैप्टर की अप्रोच जो है मुझे लगा ऐसा कि थोड़ा डिफरेंट रखनी चाहिए। So what I'm doing in this chapter, I'll pick up some important topics instead of doing right from the beginning that what are debentures and what are types of debentures and how debentures are issued in lump sum and in parts। वो सब ना करके हम लोग इसे बीच से शुरू करेंगे, कुछ important concepts उठाएंगे जिसमें कि बच्चों को normally problem आती है एंड उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे और इस तरह से इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। बिकॉज इनिशियली जो है पार्ट वो काफी कुछ इश्यू ऑफ शेयर से मिलता जुलता है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ओवर देयर, तो मैं उसको स्किप करके आगे चल रही हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक इट। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे शुरू से ही इस चैप्टर को पढ़ना है, प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो अगर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूं और आगे चलकर मैं आपको स्टार्टिंग से भी वीडियोस प्रोवाइड कर लूं। इनफैक्ट मैंने काफी सारे वीडियोस जो मैं अपने रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, हाँ अगर ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो डाउनलोड कर लेना, कृष्णास क्लासेस। वहां पर आपको फुल फ्लेजेड जो कोर्स मिलता है, फास्ट ट्रैक कोर्स भी है और जो लोग बच्चे पहले ज्वाइन कर तो उनके लिए फुल कोर्सेज भी हैं, तो उसमें आप पूरा लेक्चर्स देख सकते हैं। वहां से मैं कुछ वीडियोस अनलॉक कर दूंगी मेरे ऐप पे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए तो आज का जो एजेंडा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। जब हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, ये नोट्स है। नोट्स कहाँ मिलेंगे? जैसा कि प्रीवियस क्लास में हुआ था, मैंने आपको बताया था इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड, सॉरी इश्यू कैश फ्लो स्टेटमेंट। इश्यू ऑफ शेयर अभी तक दिमाग में घूम रहा है क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर फर्स्ट टर्म में हम लोगों ने बहुत जमकर मेहनत करी थी। अब ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पर ले आई। ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे यार? मैं बोल रही थी नोट्स के बारे में। नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको डाउनलोड करनी होगी मेरी ऐप कृष्णास क्लासेस से। अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं और वहां से जाकर आप कृष्णास क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू आर एन एप्पल यूजर देन व्हाट यू हैव टू डू, यू विल नॉट गेट माय ऐप now from the name of Krishna's classes, you will have to go to the app store। वहां से आप जाइए और क्लास प्लस की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल कोड मांगा जाएगा। वो ऑर्गेनाइजेशनल कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उस ऑर्गेनाइजेशनल कोड वो है NLKFJ या व्हाट इट इज NLKFJ। मैं यहाँ से लिख देती हूँ इसको, ये क्या कोड है, एंड ये ऑल स्मॉल लेटर्स है NLKFZ। ये मेरे क्लास का कोड है। आप इस कोड को वहां लगाएंगे तो आपको कृष्णास क्लासेस वहां से भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी एक सोर्स के थ्रू जाइए और हमारी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेस टैब के अंदर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। और
आप देख सकेंगे, वहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए, तो आज का काम शुरू करते हैं हम लोग। इश्यू ऑफ डिबेंचर में हम लोग क्या करने वाले? इश्यू ऑफ डिबेंचर में एज आई टोल्ड यू, मैं सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ, कुछ मेन टॉपिक्स का मैं रिविजन करने वाली हूँ, और रिविजन क्या, पूरा डिटेल में उनको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए, तो मेरे सामने क्या दिख रहा है आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर, कि आपको दिख रहा है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। व्हाट इट इज? इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कि जब डिबेंचर्स को इश्यू किया जाता है for these four reasons. What are these four reasons? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नंबर 1 फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट, कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते टाइम कंपनी इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड सम सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज क्या हो सकती है? आपने इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम में भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसे दोबारा उठा लिया। हालांकि ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप वहां पहले पढ़ चुके थे, फिर भी मैंने इसे दोबारा पिक किया। तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैसे हो सकता है? एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के लिए इन कॉम्बिनेशन, या फिर अलोन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी हो सकता है। या फिर हम कोई बिजनेस जब टेक ओवर करते हैं, किसी और बिजनेस को हमने टेक ओवर किया, तो उस समय भी ऐसा हो सकता है कि आप परचेज कंसिडरेशन के रूप में क्या दे रहे हो? डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं। देन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडरराइटर, एंड द लास्ट वन इज इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रमोटर्स। तो ये 4 केसेस हो सकते हैं जब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हुआ है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? जो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा था तब आपने देखा तो ओनली 2 केसेस हो सकते थे कि इन सब लोगों को इश्यू ऑफ शेयर कैसे किया जाएगा, या तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार किया जाएगा या इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम किया जाएगा। लेकिन बिकॉज दीज आर डिबेंचर्स, यहाँ पर एक और केस ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिबेंचर्स तो डिस्काउंट पर भी इश्यू होते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट ऑल्सो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, मतलब एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट ऑल्सो। तो एक्विजिशन ऑफ एसेट के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यू कैन सी द जर्नल एंट्रीज रिटन ओवर हियर। जब भी हम किसी एसेट को एक्वायर करते हैं तब हम क्या एंट्रीज पास करेंगे? सबसे पहले तो एसेट को एक्वायर करने की एंट्री पास होगी, दैट विल बी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जिस भी वेंडर से आपने खरीदा, राम श्याम जोधु मोदू, जिससे भी आपने खरीदा उससे, सो क्या एंट्री हो जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। जो भी वेंडर का नाम है, जो भी क्वेश्चन में वेंडर का नाम बताया है, वो वेंडर का नाम अगर दिया है तो आप लिख देंगे, अदरवाइज ओनली वेंडर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम इसे 3 ऑल्टरनेटिव होंगे हमारे पास, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, या फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट किया होगा। क्वेश्चन आपको बता देगा कि कैसे किया है, 10% डिस्काउंट पे, 20% प्रीमियम पे, ये एट पार। हाँ, एक और बात, बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पर एक कुछ वैल्यू लिख दी जाती है और वहां पे फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर के बारे में कोई मेंशन नहीं रहता, तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बाप रे क्वेश्चन में गलती है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नहीं दिया हुआ है। डोंट वरी, क्वेश्चन में गलती नहीं है, इट इज एन अंडरस्टूड थिंग कि अगर कुछ नहीं दिया है तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि ईच डिबेंचर का जो वैल्यू है वो कितना है, दैट इज 100 रुपीज पर डिबेंचर। जैसे शेयर के केस में हम लोग हमेशा अज्यूम करते हैं कि ईच शेयर इज ₹10 पर शेयर, ठीक है। वैसे ही हम डिबेंचर की जो फेस वैल्यू हो उसको क्या अज्यूम करते हैं कि वो 100 रुपीज पर शेयर। तो देखो, अगर एट पार आपने इश्यू किया तो ऑब्वियसली सेकेंड एंट्री में, चाहे पार पे इश्यू करो, चाहे आप उसको प्रीमियम पे इश्यू करो या फिर डिस्काउंट पे इश्यू करो, हमेशा सेकेंड एंट्री में क्या आने वाला है? वेंडर का अकाउंट डेबिट होने वाला है। तो वेंडर के अकाउंट को आप डेबिट करोगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, अगर पार पे है। अगर आपने प्रीमियम पे इश्यू किया तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट करोगे। फिर नीचे 2 चीजें आने वाली है, आप क्या, एक तो आएगा परसेंटेज डिबेंचर, जो भी उसका प्रीफिक्स है 9%, 10%, 12% डिबेंचर, वो आ जाएगा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और दूसरा आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि हमें मालूम है इश्यू ऑफ शेयर्स करते टाइम भी हमने पढ़ा था, कंपनीज लॉ 2013 एंड द कंपनीज एक्ट 1956 में भी ये प्रोविजन था कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है, उसे हमेशा अलग से ही लिखना है, चाहे वो इश्यू ऑफ शेयर्स हो चाहे वो इश्यू ऑफ डिबेंचर हो, तो उसे हमें अलग से लिखना पड़ेगा, उसे नॉमिनल वैल्यू के साथ ऐड करके नहीं लिखा जाएगा। सो यू कैन सी ओवर हियर कि आपने लिखा है थर्ड एंट्री में यहाँ पर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अब यही एंट्री चेंज होती रहेगी, फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहने वाली है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जो सेकंड एंट्री आपने करी एट पार, देन आपने थर्ड एंट्री करी एट प्रीमियम। और अगर आपने डिबेंचर्स को इश्यू किया है एट डिस्काउंट तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट के लिए आप एंट्री पास करेंगे
अगेन वेंडर का अकाउंट डेबिट होगा। और याद रखना वेंडर का अकाउंट कितने अमाउंट के साथ डेबिट होगा। कभी कभी ना बच्चों को ऐसा लगता है कि डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया तो उसे कम पैसे दिए, नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है आपके पास कि अगर डिस्काउंट पे इश्यू किया इसका मतलब वेंडर को कम अमाउंट दिया गया, नहीं, डिस्काउंट पे इश्यू किया गया इसका मतलब ये होता है कि अब आपको ज्यादा नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक लॉस हो रहा है कंपनी को, तो यहाँ पर डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, वो भी डेबिट में जाएगा। वेंडर तो डेबिट होएगा ही होएगा, उसके साथ क्या डेबिट होएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट होगा, और क्रेडिट में डिबेंचर अकाउंट आएगा और उसके सामने उसकी नॉमिनल वैल्यू जाती है, ठीक है। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि जब भी हम वेंडर को अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कम हो जाएंगे, और अगर हम वेंडर को कोई डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स ज्यादा इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं एक बार थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ। लेट मी राइट डाउन ओवर हियर कि कैसे ऐसा हो जाता है कि सेम परचेज कंसिडरेशन के लिए अगर आप प्रीमियम भी इशू कर रहे हो तो आपको कम डिबेंचर्स इशू करना पड़ रहा है, और उतने ही अमाउंट के लिए अगर आप डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आपको ज्यादा डिबेंचर्स इशू करने पड़ रहे हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई एसेट परचेज करी, कोई एसेट इज बीइंग एक्वायर्ड एंड दिस एसेट इज बीइंग एक्वायर्ड लेट्स से फॉर 1,80,000 रुपीज। आपने कितने की एसेट परचेज करी, 1,80,000 रुपीज की। केस ए है कि कंपनी ने उस 1,80,000 के परचेज कंसिडरेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ₹90 मतलब 10% डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इश्यू किया। और केस बी है या केस 2 है कि कंपनी ने 25 रुपीज के प्रीमियम पे डिबेंचर्स को इश्यू किया, ठीक है। तो मतलब 125 पे इशू किया। अब देखो जब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करूंगी, फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस कितना है, 90 रुपीज का इश्यू प्राइस है। तो यहाँ पर जब मैं करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है कि डिबेंचर्स जो है वो कितने अमाउंट के हैं, डिबेंचर्स आर 2000। नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हमने इश्यू किए वो कितने के हो गए हैं, वो 2000 के डिबेंचर्स हो गए हैं, ओके। तो जब भी हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं एट डिस्काउंट तब हमें ज्यादा नंबर ऑफ डिबेंचर्स को इशू करना पड़ता है। वेयर एज अगर मैं यहाँ कर देती हूँ ये, तो आपको ठीक से देखिए क्योंकि ये मेरे पीछे छुप रहा था। अभी केस 2 में देखिए 1,80,000 के डिबेंचर्स को मैं 125 रुपीज पे इश्यू कर रही हूँ, मतलब कि 25 रुपए के प्रीमियम पे 25 रुपीज प्रीमियम पर डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड। इन सच केस व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ डिबेंचर्स विल रिड्यूस। Now you can see 1,440 debentures. So what you see now, company will have to issue less number of debenture because the value of each debenture is high. क्या इसका कोई impact हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालने पर पड़ेगा? This is a question for you and you will answer in the comment box. Let me see how many of you will be able to answer this question properly. What is my question? Whether the debentures are issued on discount or premium, will it have any effect on the interest calculation on the debentures issued? Okay, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है इश्यू प्राइस का ऑन द इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर या नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए, सो आई वेट फॉर योर कमेंट्स। अगर आता है तो जरूर जरूर कमेंट करिए, आई बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में अभी हमने क्या पढ़ लिया, व्हेन वी आर इश्यूइंग द डिबेंचर टू द वेंडर फॉर बाइंग एनी एसेट, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट के लिए अगर हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर किया एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, तो क्या क्या एंट्रीज होंगी, ये सारी एंट्रीज आ गई। लेकिन एक यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट एंट्री और यहाँ रेड कलर से लिखा हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बहुत बार ऐसा होता है, हमें कॉन्सेप्ट तो पता है, ये भी अगेन वही कॉन्सेप्ट है जो आपने इश्यू ऑफ शेयर में अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह के लिए पढ़ा था कि अगर किसी भी तरह का अकाउंट ओपन होते हैं हम उसे क्लोज भी कर दें, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, कभी कभी कॉल्स एंड अरियर्स वगैरह ओपन रहता है जब हमने शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया। तो यहाँ पे कौन सा वाला अकाउंट जो है क्लोज करना है, यहाँ देखिए आपने डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को ओपन किया। यहाँ पर मेरा पेन नहीं चल रहा, ये रहा, इस डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को ओपन किया। अब ये क्या है, ये एक तरीके का लॉस है, और कैसा लॉस है, कैपिटल लॉस है, तो दिस हैज टू बी रिटर्न ऑफ। अब ये राइट ऑफ कहाँ से हो सकता है मैम,
राइट ऑफ, अगर क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो एक ही जगह से राइट ऑफ हो सकता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। लेकिन अगर क्वेश्चन ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है दैट दे हैव सर्टेन बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दे हैव सम बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व एक्सेट्रा, तो आप फिर उन जगहों से इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 80,000 का लॉस है, 50,000 का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, तो आप 50,000 का अमाउंट जो है वो फुल्ली एग्जॉस्ट कर लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, और बाकी का बचा हुआ 30,000 रुपीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेंगे। तो ये कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, so this was all about issue of debenture for consideration other than cash when we are acquiring an asset। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, राम लिमिटेड acquired machinery worth rupees 2,70,000 from Sham Limited। As per the agreement, the payment is to be made by 5% debenture of rupees 100 face value। ठीक है, केस 1 में बोला कि हमें जरा issue of debenture हमने किया है डिस्काउंट पर 10%, केस 2 में किया एट प्रीमियम पे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको चाहे जितने चाहिए स्टार लगा के रखो, ये हमेशा याद होना चाहिए आपको कि हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स से कैलकुलेशन कैसे करना है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि हम लोग परचेज कंसिडरेशन लेते हैं और उसे डिवाइड करते हैं इश्यू प्राइस के साथ। परचेज कंसिडरेशन को हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं और डिवाइड में क्या लिखते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, इश्यू प्राइस लिखते हैं। अगर आपने 100 रुपीज का डिबेंचर इश्यू किया मतलब एट पार, तो 100 लिखेंगे। अगर डिस्काउंट पे इश्यू किया है तो जो भी डिस्काउंटेड वैल्यू है 90, 95 व्हाटएवर दैट यू विल राइट। अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम पे जितना भी आपने इशू किया है उसकी वैल्यू लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगी वो वैल्यू विच मे बी 105, 110 और सो ऑन, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं कि केस 1 में हम लोग नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यू कैसे निकालेंगे, तो 2,70,000 की हमारी एसेट थी, उसमें से हमने 10% का डिस्काउंट दिया इश्यू ऑफ डिबेंचर पे। मतलब इश्यू प्राइस कितना हो गया, ये देखिए 100 माइनस 10% कितना हो गया, 90 हो गया। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे पास निकल कर क्या है, 3,000। और अगर हमने इन्हीं डिबेंचर्स को इश्यू किया होता प्रीमियम पे, और कितना परसेंट प्रीमियम क्वेश्चन ने बोला था, 20%। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20%, मतलब 100 रुपीज में 20% को ऐड करना है, तो 120। तो 2,70,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 120 से, तो नंबर ऑफ डिबेंचर ये देखिए रिड्यूस होके आ गए 2250 के। अब फर्स्ट एंट्री तो दोनों ही केसेस में एक ही होने वाली है। मशीनरी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और शाम्स अकाउंट को, शाम लिमिटेड का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे। ये एक्विजिशन ऑफ मशीनरी की एंट्री है, इसका केसेस से कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही केसेस में सेम एंट्री पास रही। फर्स्ट केस में जब आपने एक्विजिशन ऑफ मशीनरी किया और इश्यू करते टाइम डिबेंचर्स को इश्यू किया डिस्काउंट पर, तब आपने क्या एंट्री पास करनी है, पहले आप जिस भी कंपनी से आपने, जो भी वेंडर कंपनी थी जो भी वेंडर का नाम था उसको आप डेबिट कर देंगे, श्याम लिमिटेड को डेबिट कर देंगे। दूसरा अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन होगा, इस डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब वो कितने का होगा, वो जितना डिस्काउंट था, कितना डिस्काउंट था, 10% डिस्काउंट था, तो 100 रुपीज का 10% कितना होता है, 10 रुपीज। और इसे किससे मल्टीप्लाई किया, ये देखो ये फिगर कहां से आया, 3,000 रुपीज का मैम अभी निकाला था, देखो बेटा ये रहा, यहाँ पर 3,000 रुपीज का फिगर कैलकुलेट किया था, इसे मैं सर्कल कर देती हूँ, ये 3,000 रुपीज का फिगर आपने कैलकुलेट किया था, और ये देखिए इसी 3,000 से मल्टीप्लाई करके 10 हमने यहाँ पर 30,000 रुपीज लिखा है। व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। फिर नीचे क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में टू 5% डिबेंचर, और यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू ही आती है, चाहे आपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू किया हो, चाहे आपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इश्यू किया। प्रीमियम पे इश्यू करते टाइम आप अलग से लिख देते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और यहाँ पर आप सिर्फ एक ही वैल्यू लिखते हैं, दैट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स डिबेंचर्स, ठीक है। चलिए केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में हम दोबारा से फर्स्ट एंट्री जाकर पास नहीं करेंगे बिकॉज एक्विजिशन की एंट्री सेम रहने वाली है। व्हाट इज दैट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू श्याम लिमिटेड। देन हम यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने कितने निकाले थे, ये देखिए यहाँ ऊपर 2250 हमने डिबेंचर्स का नंबर निकाला था, तो ये 2250 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। अब इसे कैसे लिखेंगे, श्याम लिमिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे, एंड ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी डेबिटेड विद परचेज कंसिडरेशन आल्सो ओनली। देखिए 2,70,000 और यहाँ पर भी 2,70,000 ही आएगा। क्रेडिट में दो चीजें आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स लेस हो गए, तो 2250 इंटू 100 ये आ जाएगा 2,25,000। देखेंगे तो एंट्री टैली नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अभी एसपीआर बाकी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी यहाँ पर लिख दिया जाता है, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, कभी कभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसी कंपनी से कोई एसेट परचेज करी या किसी वेंडर से कोई एसेट परचेज करी, और क्या होता है कंसिडरेशन के फॉर्म में हम डिबेंचर्स भी इश्यू करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ पार्ट पेमेंट कैश में कर दिया, बैंक से कर दिया, या किसी बिल ऑफ एक्सचेंज से कर दिया, और पार्ट पेमेंट डिबेंचर्स के थ्रू किया। ऐसे क्वेश्चंस में आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि कभी कभी वहां पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आ जाता है, फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं। तो याद रखिए, ना तो नंबर ऑफ शेयर्स ना ही नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैन बी इन फ्रैक्शन, तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और जो बाकी का अमाउंट है वो कैश के थ्रू पे किया जाएगा, ठीक है। ओके मैम, समझ में तो आ गया, लेकिन थ्योरी ऐसे पढ़ने में कुछ दिमाग में नहीं बैठ रहा। अगर तो आप कोई क्वेश्चन करा देते ना, तो फिर हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता था। बिल्कुल ठीक है बेटा, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्वेश्चन करा देती हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देती हूँ, जहां पे ऐसा कुछ फ्रैक्शन वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन ढूंढ के आती हूँ। So what you can see, there is a question over here. यहाँ पर हम issue of debentures को देख पा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है issue of debenture for consideration other than cash है, but I am talking about particularly this question, ठीक है। Question number 3. So issue of debentures to the vendors at a premium with the part payment in cash. Okay. So यहाँ क्या हो रहा है, चलिए रीड करते हैं। Purchase building for 22 lakh rupees and half the payment was made by the check and the balance half by issue of 9% debenture of 100 each, and वो भी कैसे, at a premium of 10%। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो ये क्वेश्चन हम 2 बार करेंगे। क्यों मैम 2 बार क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं कि जब हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश along with some combination करते हैं, means the part payment is done through cash or bank, and the part payment is done in form of debentures, and the number of debentures do not come in fraction, means the whole number comes. Then how do we pass the entries? And if the number of debentures are coming in fraction, then how do we do rounding off and then pass the entries? Okay, so let me do it for you. मैं काम करती हूँ, इसे मैं अपने शीट में ले चलती हूँ, सॉफ्टवेयर में जहां मैं लिखती हूँ, और फिर वहां पर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल टेक यू देयर। चलो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। अब ये देखिए, जेड लिमिटेड परचेज बिल्डिंग। सो इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, फर्स्ट एंट्री हम करेंगे building purchase of building. So first entry is going to be building account debit. Since question has not given anything, any name of the vendor, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे to vendors account. वेंडर का नाम दिया होता है तो हम उस नाम को लिख देते हैं। अगर कोई नाम नहीं दिया होता है तो वेंडर अकाउंट 22 लाख रुपीस। सो दिस इज 22 लाख रुपीस डन। दिस इज फर्स्ट एंट्री। नरेशन मैं नहीं लिख रही हूँ, अज्यूमिंग दैट तुम लोग को नरेशन लिखने से अच्छे से आता है, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर पढ़िए ध्यान से। हाफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक एंड द बैलेंस हाफ बाय इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर। ओके, सो नाउ वी विल डू वेंडर्स अकाउंट डेबिट, एंड ऑब्वियसली जितने से उसे क्रेडिट किया था उतने ही अमाउंट से आप उसे डेबिट कर देंगे, तो 22 लाख रुपीस। नाउ हाफ द अमाउंट, 22 का हाफ इज 11 लाख रुपीस, सो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद 11 लाख रुपीस। अब जो बाकी का बचा हुआ है 11 लाख रुपीस, हम लोग उसे इश्यू कर रहे हैं 110 रुपीस के डिबेंचर पे। कैसे 110? बिकॉज 100 रुपीस का फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर एंड 10% आप उसे प्रीमियम दे रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय what? Divided by the issue price, and issue price is 110 rupees. So यहाँ पर आपका जो है number of debentures आ जाएगा। So number of debentures will be how much? 10,000 debentures रहेंगे यहाँ पे। तो 10,000 multiplied by 100. What is the name of debenture? यहाँ आ गया 10,000 debenture, and 9% debentures account will be 10 lakh rupees, and यहाँ आ जाएगा to securities premium reserve. Okay,
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा बाकी का 1 लाख रुपीज। ओके, सो ये क्या हो गया, ये तो नॉर्मल एंट्री हो गई जब हमने पार्ट पेमेंट थ्रू बैंक कर दिया और रिमेनिंग पार्ट पेमेंट जो है वो इश्यू ऑफ डिबेंचर से कर दिया। लेकिन इसमें भी मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मिस्टेक हो जाती है। क्या मिस्टेक हो जाती है, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जितना पार्ट हमने बिल्डिंग का पे कर दिया उसको हम फर्स्ट एंट्री में ही लिख लेते हैं। टेक्निकली इट इज नॉट रॉन्ग। अगर मैं यहाँ पर 22 लाख रुपीज लिखूं बिल्डिंग के सामने और यहाँ पर मैं 11 लाख रुपीज लिखूं और 11 लाख रुपीज यहाँ पर लिख दूं, बात तो वही रहेगी। लेकिन क्या होता है, कई बार यहाँ गड़बड़ हो जाती है। बुक में भी आप देखेंगे, जो भी बुक्स प्रिस्क्राइब बुक है, ऐसे एंट्रीज नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट एंट्री में फिर से 22 लाख रुपीज ना लिख के 11 लाख रुपीज लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे चांसेस ऑफ मिस्टेक है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, गलती से वेंडर के सामने भी 22 लिख लेंगे और नीचे 11 लाख लिखेंगे, तब आपकी एंट्रीज टैली नहीं करेंगे और इतना हर कोई टैली करके देखता नहीं है। सो देयर मे बी मिस्टेक। तो दैट इज व्हाई आपको ये कभी भी नहीं करना है, क्योंकि आप जितने सजेस्टेड आंसर्स देखेंगे या फिर बुक्स भी देखेंगे, जितनी भी नोन बुक्स है, टीएस अग्रवाल सर की बुक, डीके गोयल सर बुक, तो वहां आप क्या देखेंगे, आप कभी भी इस तरह की एंट्री नहीं देखते। वेंडर के अकाउंट को पहले पूरे अमाउंट से डेबिट किया जाता है, एंड देन जो भी पार्ट पेमेंट किया है, चाहे बैंक से किया है, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है, कुछ भी, वो सब का सब हम सेकेंड एंट्री में ही लेके जाते हैं। सो आई सजेस्ट आप भी हमेशा ऐसा ही करिए, सेकेंड एंट्री में सब कुछ लेकर जाइए। ओके, तो सेकेंड एंट्री में हमने कर दिया बैंक अकाउंट, जो हमने हाफ द अमाउंट पे किया एंड रिमेनिंग हाफ। अब इसमें क्या बड़ी बात होगी, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगी। कहां पर, सिर्फ एक जगह पर। ये देखो, ये जो 22 लाख रुपीज है ना, इसको मैं कर दूंगी 23 लाख रुपीज। ओनली एट वन प्लेस आई एम मेकिंग चेंज। अब ये करने से क्या होगा, देखो फर्स्ट एंट्री में तो कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, फर्स्ट एंट्री वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, ओनली वन चेंज आई हैव मेड, एंड उसकी वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है आप देखिए। फर्स्ट एंट्री तो वैसी ही रहेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, और ये वेंडर के अकाउंट में 23 लाख रुपीज एंड यहाँ पर भी 3 लाख रुपीज। ठीक है, अब 22 की जगह आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 22 की जगह मैंने जस्ट 1 लाख रुपीज की इंक्रीज कर दिया और आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 22 की जगह 23 की कर दी। इससे क्या डिफरेंस आने वाला है मैम, चलो देखते हैं क्या डिफरेंस आने वाला है। अब जब मैं आगे करूंगी तो देखो, यहाँ पर मैं वही फिर से एंट्री पास करूंगी, वेंडर को डेबिट करूंगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 23 लाख रुपीज से, इसका हाफ द अमाउंट मैं जा रही हूँ और लिख रही हूँ टू बैंक, एंड 23 लाख रुपीज का हाफ द अमाउंट है 11,50,000 रुपीज। तो 11,50,000 रुपीज मैंने यहाँ कर दिया। इसके बाद मैं लिखूंगी 9% डिबेंचर, एंड ये 9% डिबेंचर कितने डिबेंचर्स होंगे, इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगी, ये देखिए, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करना है कि कितने डिबेंचर्स इश्यू करूं। तो 11,50,000 रुपीज बचा हुआ है। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करना है कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यू करूं। 110 रुपीज का एक डिबेंचर था यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर जब कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो फिगर है वो कैसे आने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू कम इन द राउंडिंग फिगर, मतलब कैसा है, पॉइंट्स में आंसर आएगा आपको। ठीक है, तो अब ऐसे जगह पर क्या किया जाए, ये देखो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10,454.5 समथिंग। तो मैंने इसे 10,455 कर लिया। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम भी पढ़ा था कि कभी भी शेयर्स या डिबेंचर्स है जो फ्रैक्शन में इश्यू नहीं किए जा सकते, या आधा शेयर दे दिया, 1/4 शेयर दे दिया, 3/4 शेयर दे दिया, या डिबेंचर दे दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी विल हैव टू फाइंड आउट कि कितना 9% डिबेंचर में जाएगा अमाउंट, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो यहाँ पर मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी लिख देती हूँ। ओके, अब 10, ये मैं अपने आप को जरा नीचे कर लेती हूँ, मेरे पीछे छुप गया था। चलो, तो यहाँ पर मैं जो 10 मैंने ये क्या किया है, 10,454 आ रहा था, उसको मैंने 55 कर लिया। ठीक है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 10,45500। ये कैसे आया अमाउंट, 10,455 को 100 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो कितना होगा, वो
55 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज, तो ये हो जाएगा 104,550 into 10, ठीक है। सो 1,04,550 and 10,04,550 and 11,50,000 रुपीज, ये सारे फिगर मेरे पास है। अब आपको एक काम बोलूंगी मैं, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं तो हाथ से फटाफट मेंटली कैलकुलेशन करिए, नॉट हाथ से, और अगर आईएससी स्टूडेंट्स है तो हाथ चलाइए कैलकुलेटर पे और जो सबका टोटल निकालिए। अब यहाँ पे बहुत अमेजिंग बात मिलेगी आपको। कर लिया? मैं 1 सेकेंड टू 10 सेकेंड्स के लिए रुक देती कि जरा देखो आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है कि नहीं। अगर आपने कैलकुलेशन कर लिया है तो आपको इन सब का टोटल मिल रहा होगा 23,50,000 रुपीज। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? 23,50,000 रुपीज एंड ऊपर का जो आ रहा है टोटल वो है 23 लाख। अभी जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है ना, आईएससी स्टूडेंट, कभी कभी वो भी इसे चेक नहीं करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कि ये तो हमेशा ही बराबर आएगा। ऐसा नहीं होता है, बी वेरी केयरफुल। जब हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे फ्रैक्शन में डिबेंचर का कोई फिगर आ जाता है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको डेबिट एंड क्रेडिट टैली नहीं करेगा। अब क्या हुआ है यहाँ पर, एक्चुअली ये 23 लाख रुपीज ऊपर आ रहा है डेबिट साइड में, नीचे 23,50,000 आ रहा है। अब ऊपर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? देखो 23 लाख रुपए की आपने एसेट परचेज करी वेंडर से और 50 रुपए से उसको ज्यादा दे दिया। नॉर्मल प्रैक्टिकली अगर सोचोगे तो 50 रुपए छोड़ दोगे, क्या वैल्यू है 23 लाख रुपए के सामने 50 की। लेकिन यहाँ हम अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं तो अकाउंटिंग एंट्री तो टैली करवानी पड़ेगी, तो हम अज्यूम करेंगे कि उससे हमने कैश ले लिया होगा वापस। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चलो, इससे हमने ले लिया कैश वापस, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। यही चीज बहुत बार ऐसी भी हो सकती है कि आपका डेबिट साइड ग्रेटर होता है जस्ट बाय फ्यू रुपीज, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, और क्रेडिट साइड में इवन डिबेंचर की फेस वैल्यू से कम का बैलेंस आ रहा होता है, तो हम हमेशा वहां पर फिर टू कैश लिख लेते हैं। तो जिस भी साइड में ये बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आए, आपको वहां पे टू कैश या कैश डेबिट में लिख देना है, ये बात याद रखना, ठीक है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जस्ट हमने देखिए पूरा क्वेश्चन सेम रखा था, ओनली वन फिगर चेंज करा हमने, 23 लाख रुपीज की एसेट कर लिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो आंसर है वो राउंडिंग फिगर में नहीं आया और हमें फ्रैक्शन में आंसर मिल गया। तो इसको इस तरीके से टैकल करना है। आई होप नाउ दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल कि कैसे इसका आपको टेक केयर करना है जब भी आपको फ्रैक्शन में डिबेंचर्स का कैलकुलेशन करना रहेगा। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर दोबारा से याद दिलाती हूँ, ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वहां पर हम लोग रिलेटेड टू इश्यू ऑफ डिबेंचर और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। टिल देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे।